जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी नालंदा बैच के शेरवीर जवान, मेरे भाई और बहन सभी एकदम शानदार हैं, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं और आप सभी अपनी तैयारी को, पढ़ाई को एक बड़े ही शानदार वाले अंदाज में लेकर चल रहे हैं। आशा है कि बहुत मेहनत आप सभी अपनी पढ़ाई के साथ करते हैं, अच्छे से शानदार आप एक रिवीजन करते हैं और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें याद होती हैं। इस बात की पुष्टि करके आप सोते हैं। तो चलो, याद करने से याद आया कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए। और खैर, आज का ये थंबनेल गलत हो गया है, सॉरी उसके लिए। आपका टॉपिक आज नया चलेगा, कोई बात नहीं, मैं बाद में सही करा दूंगा। पहले तो तुम मुझे बताओ एक क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए निम्न में से कौन एक क्वेश्चन है, कौन एक 2D मोशन नहीं है। 2D मोशन, नॉट अ 2D मोशन, ऐसे लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, शॉर्ट में पूछ रहा हूं मैं, नॉट अ 2D मोशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक द्विविमीय गति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2D मोशन। ऑप्शन ए, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। बी है रैखिक गति, ये मैंने रैखिक लिखा है ना, रैखिक गति यानी कि लीनियर मोशन। सी ऑप्शन है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इस प्रश्न का जो उत्तर बता दे वो बढ़िया वाला जवान। तो किधर की तरफ रुख है आपका? बी की तरफ है। बी 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 बी। क्या? ए वाले भी ज्यादा हैं और बी वाले भी ज्यादा। मैंने पूछा न कौन सा मोशन नहीं है, नहीं है। तो आप कहते हैं कि भैया, हालांकि बी वालों की संख्या ज्यादा है, जो कि सही उत्तर भी है, ठीक है, लेकिन कुछ ए वाले भी हैं। देखो 2D पूछ रहा है कौन सा 2D मोशन नहीं है, आप लोग बता रहे हैं कौन सा है, ठीक है। तो 2D मोशन कौन नहीं है? रैखिक गति नहीं है, लीनियर मोशन नहीं है। मेरे भैया जी, अच्छे से रिवाइज करो। जो साथी अभी भी उत्तर कर रहे हैं, सोचो कल की पढ़ी हुई चीजें अभी तक याद नहीं है, पेपर तक कैसे याद रखोगे, है ना। तो अच्छे से रिवाइज किया करो। चलो, चैप्टर है आपका नया चैप्टर है, और चैप्टर है आपका गति के नियम। गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन। आज आपका नया चैप्टर शुरू होगा। देखो, गति के नियम को समझने से पहले पहले ये समझो कि गति के नियम किसने दिए, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए। तो इसकी ये बात सबको पता है कि भाई गति के नियमों की खोज किसने की, गति के नियमों की इन्वेंशन किसने की है? ये की है न्यूटन साहब ने। गति के नियमों की इन्वेंशन करने वाले हैं न्यूटन साहब। अब न्यूटन साहब ने कैसे बताए गति के नियम? तो न्यूटन साहब ने जो गति के नियम बताए हैं, न्यूटन साहब ने जो लॉज ऑफ मोशन बताए हैं, ये एक किताब इन्होंने अपनी पब्लिश कराई। कौन सी पुस्तक थी? न्यूटन साहब ने एक पुस्तक पब्लिश कराई। न्यूटन साहब ने एक पुस्तक पब्लिश कराई। एक सेकंड रुकिए। देखिए, न्यूटन साहब ने एक पुस्तक पब्लिश कराई, एक बुक पब्लिश कराई, और जिसका नाम ये देते हैं प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में ये गति के 3 नियमों को देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में डाल लेना कि गति के कितने नियम हैं। यहाँ पे लिख लो गति के 3 नियम है। वो तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, यहाँ तो बस जस्ट समझने के लिए है। लोग पूछते हैं जी किस सन में कराई, तो आप कहोगे जी प्रिंसिपिया पुस्तक जो है ये 5 जुलाई सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। इसके प्रकाशन का ईयर क्या है? 5 जुलाई सन 1687। तो मुझे अभी तक ये बात समझ में आ गई कि गति के नियम
किसने दिए? न्यूटन साहब ने। कैसे दिए? किताब लिखकर। कौन सी किताब? प्रिंसिपिया। कब आई लोगों के बीच में? 5 जुलाई सन 1687 के बीच में। ठीक है। 8 बजे से भैया रंजन मेरी पहली क्लास होती है, माफी चाहूंगा, सॉरी। एक बार सभी साथी थम्स अप करो कि ठीक है भैया, यहाँ तक आपकी बात ओके ओके है, यहाँ तक आपकी बात परफेक्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके। अच्छा, अब सुनिए इसमें आगे। गति के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम को समझने से पहले आपको जड़त्व को समझना पड़ेगा, आपको इनर्शिया को समझना पड़ेगा। और इनर्शिया को न केवल आप पहले नियम को समझने के लिए समझोगे, बल्कि उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले नियम पर बाद में चलेंगे, पहले हम शुरू करते हैं जड़त्व को, यानी कि इनर्शिया को। ठीक है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। देखिए इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। एक बात को आप मेरी समझना, जैसे ये पेन है, मैंने कहा इस पेन से कि यार पेन भैया एक बात बताओ, तुम हमेशा यहीं को लटके रहो, चलो थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ये तुरंत इधर आ गए। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा भाई अपनी स्थिति बदलो यार, थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करो। क्या यार जन्म जन्म से ऐसे हम पकड़ते हैं, तुम यहीं लटक जाते हो नीचे ही। हमने कहा चलो आ जाओ, तुम थोड़ा लेट जाओ यार, थक गए होगे। मैंने इसको मैंने इसको ऐसे ऐसे ऊपर किया, ऐसे ऐसे ऊपर किया, ऐसे ऐसे ऊपर किया, ऐसे ऐसे ऊपर किया। मैंने कहा अब यहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं गए फिर यहीं आ गए। बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वस्तु जो जैसी स्थिति में है वो उसी में बने रहना चाहती है। देखो जैसे, और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, आप किसी भी वस्तु को उठाकर देख लो। जैसे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा छोड़ा, ये फिर से अपना आकार ग्रहण कर लेगी। आप किसी भी दुनिया की चीज को उठाकर देखिए, जो वस्तु जिस स्थिति में है जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है। इस घटना को ही, मतलब इसी वस्तु, घटना नहीं है, वस्तु का गुण है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहना चाहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। तो इन सब चीजों को मिलाकर कहिए कि जैसी स्थिति में है वैसी में ही रहना चाहेगी, इसको बोलते हैं हम जड़त्व यानी कि इनर्शिया। और भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अभी लिखिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी ही स्थिति में रहना चाहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी ही स्थिति में रहना चाहती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। यानी कि एवरी बॉडी वुड लाइक टू रिमेन्स इन इट्स पोजीशन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल उठता है कि इनर्शिया की खोज किसने की, बताओ। जड़त्व की खोज किसने की है, इनर्शिया की खोज किसने की है? बताओ इनर्शिया की खोज किसने की है? जड़त्व की खोज किसने की है, बताओ। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार हम ना न्यूटन साहब के गति के नियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन साहब ने खोज की है। नहीं, इनर्शिया की खोज जो की है, जड़त्व की जो खोज की है, वो आपके गैलीलियो साहब ने की है। यहाँ एक गलती करने से आप बच गए कि भैया इसकी खोज किसने की है, जड़त्व की, इनर्शिया की। तो इनर्शिया की इन्वेंशन करने वाले हैं आपके गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब, ठीक है। चलो अब एक सवाल उठता है कि बताओ, जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण। देखो जैसे मान लो एक पेन है, मैं इस पेन को यहाँ से उठाकर लाया, इस पेन ने यहाँ से यहाँ तक आने में इतना समय लिया, और ये अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है। अगर एक पंख होता, मैं पंख को ऐसे उठा के लाऊं तो पंख स्लो स्लो आएगा, अगर मैं हाथ हटा भी दूं तो पंख स्लो स्लो आएगा, है कि नहीं है? तो चूंकि उसका द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम है, उसका इनर्शिया कम है।
तो ये जड़त्व का गुण जो है वो किसके कारण होता है? वो होता है वस्तु के द्रव्यमान के कारण। ठीक है, तो आप कहोगे कि जड़त्व का कारण जड़त्व का कारण द्रव्यमान है, यानी कि रीजन ऑफ इनर्शिया इज मास। रीजन ऑफ इनर्शिया इज मास। ठीक है, फटाफट से थम्स अप करो। अभिषेक सब कुछ इंपॉर्टेंट है भैया जो करा रहे हैं ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया जा रहा है ना आपको सब पढ़ना है, कुछ भी फालतू है ही नहीं इसमें। फालतू तो काटो काट दिया, ये मान लो। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट केवल आप इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसका मतलब उससे ना पेपर नहीं निकलता कभी भी मेरे भाई। सही है, आपको सारा का सारा पढ़ना होगा। एक साथी कह रहे जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा की चाल। मेरे भाई ऊष्मा चैप्टर पढ़ तो लो पहले। अब इस चैप्टर में तो ऊष्मा नहीं करेंगे ना हम। अपना डिस्ट्रैक्टेड मत हुआ करो। आप कोशिश करो कि जो टॉपिक चल रहा है उसी से संबंधित हमारे सवाल हों, है ना। सूरज बाबू, तब से आप आयो एक ही कमेंट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस बात का। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, वो हम ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि भैया इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है वो ये है कि हर एक वस्तु अपनी ही स्थिति में रहना चाहती है। अब देखो स्थिति का मतलब क्या है कि जो वस्तु रुकी है ना वो रुकी ही रहना चाहती है, जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है, और जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। तो इस तरह से जड़त्व को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आओ जरा देखें कौन कौन से। तो फिर अगली हेडिंग डालेंगे आप, जड़त्व के प्रकार। अगली हेडिंग डालेंगे जड़त्व के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो कितने टाइप का होता है इनर्शिया, ये होता है 3 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है? नंबर 1, पहला इनर्शिया है आपका इसको लिखोगे आप विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि जो वस्तु रेस्ट में है, जो वस्तु विराम में है, वो विराम में ही रहना चाहेगी। मतलब रुकी है तो रुकी ही रहना चाहेगी। कैसे? सुनो, एक बहुत बड़े एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी बस में बैठे हो कहीं जाने के लिए, मान लो अपने ससुराल जाने के लिए बैठे हो हैं, अपनी उनको लेने जा रहे हो, वो मायके गई हैं, आप बैठे हो बस में। अब बस जब रुकी है, आपका पूरा शरीर रुका हुआ है और आपने ना पीठ अपनी सीट से नहीं लगा रखी है, ये मान लो। तो जैसे ही बस आगे चलती है, होगा क्या कि देखो यहां से नीचे का हिस्सा जो बस के सीधा संपर्क में है वो तो बस के साथ आगे चला जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जो रुका हुआ है, पता है, ये रुका ही रहना चाहेगा। नीचे वाला हिस्सा इससे कहेगा ओ भैया चलो बस चल रही, ये कहेगा सुनो तुम होगे गुलाम बस के, हम नहीं, हम तो रुके हैं तो रुके ही रहना चाहेंगे, क्योंकि ये बस के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। तो ये बस की बात नहीं मानेगा, रुका है तो रुका रहना चाहेगा, इसलिए ये पीछे की तरफ जाता है। जब ये हिस्सा आगे निकल जाएगा तो ये हिस्सा अपने आप ही पीछे रह जाएगा। लेकिन 2 सेकंड में इसे समझ में आ जाता है कि भाई तेरे अंदर कोई चलाने वाला है ही नहीं, और तू चूंकि नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, अलग तो उससे है नहीं, तो तेरे को उसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो अचानक से बस चलने पर बस में बैठे यात्री को पीछे झटका लगना, ये किस घटना का उदाहरण है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। आई बात समझ में? तो विराम के जड़त्व का उदाहरण लिखिए, सीधा पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसका उदाहरण लिखिए, इसके एग्जाम्पल EX लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल को, पहला एग्जाम्पल है कि अचानक बस चलने पर, अचानक बस चलने पर यात्री को पीछे झटका लगना, यानी कि बैकवर्ड जर्क टू ए पैसेंजर, बैकवर्ड जर्क टू ए पैसेंजर ऑन सडन मूविंग ऑफ बस। ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल। हाँ जी आगे देखिए,
हमारी शादी नहीं हुई, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगी भाई, सबकी हो जाएगी, काहे चिंता करते हो। तुम्हें लगा टॉपिक से ज़्यादा ज़रूरी है अब शादी के मुद्दे पे डिस्कस कर लें, लगे हाँ तो बात चली गई है तो। मन में तो बहुत था, कह नहीं पाते किसी से, मास्टर जी ने शुरू कर दिया तो चलो इनसे ही अपने मन की बातें शेयर कर लें, है ना। आओ अब दूसरा देखो उदाहरण। आपका कंबल, जो साथी घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके कंबल को पकड़ के मैं एक बार झाड़ दूं ना, तो कंबल में से जितना कंबल का वजन है उससे कहीं ज़्यादा धूल निकल जाएगी, है कि नहीं है। तो होगा क्या जब हम कंबल को झटकते हैं, उसमें से धूल क्यों निकल जाती है। देखो ये कंबल है और मान लो ये धूल है, ठीक। और पता है ये सारे काम अचानक करने पर ही होते हैं। अब तुम कंबल को जैसे ही अचानक से झाड़ोगे या उस पर डंडा मारो चाहे झाड़ो कुछ भी करो, तो होगा क्या कि कंबल कहेगा तुरंत धूल से, क्योंकि कंबल पे तो नीचे बल लगा, नीचे फोर्स लगा, ठीक है। तो कंबल कहेगा धूल से, धूल जी जल्दी नीचे चलो। धूल जी क्या कहेंगी, नहीं नहीं हम तो विराम में ही रहेंगे, झटका या बल तो तुम पे लग रहा है डंडे का, हम पे थोड़ी ना लग रहा है। तो भाई जैसे अब एकदम फील करना थोड़ा सा, है ना, कि जैसे ही मेरा हाथ नीचे जाएगा, देखो पेन अपने आप ही ऊपर रह गया था, तो ऐसे ही धूल के कण बस ऊपर रह जाते हैं। तो डंडे से पीटने पर कंबल से धूल के कणों का अलग होना, क्योंकि धूल के कण विराम में है तो विराम में रहना चाहते हैं, तो किस घटना का उदाहरण है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। तो लिखिए दूसरा, लिखिए कि कंबल को पीटने पर कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, यानी कि सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑन बीटिंग द ब्लैंकेट ऑन बीटिंग द ब्लैंकेट, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और सुनो कि, अच्छा हाँ, एक साथी कह रहे थे भैया इसकी परिभाषा, विराम के जड़त्व की क्या परिभाषा होगी भाई। भाई जो वस्तु विराम में है विराम में रहना चाहती है, बस यही परिभाषा है, इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती और ना इसकी कोई परिभाषा है। ये तो अपने आप में एक परिभाषा है, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है कि भाई जो वस्तु रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहती है, बस इतनी सी बात है। ये पूछे जाते हैं साक्षात पेपर में, ठीक है। अब सुनो एक और उदाहरण देखो। जैसे मान के चलो आप पेड़ को हिला रहे हो, पेड़ का मतलब आप टहनियों को हिला रहे हो, और टहनी पे क्या लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, ठीक है। ये है टहनी, ये है फल। मान लो ये लग रही है जामुन किसी पेड़ पे, तो तुमने पेड़ की टहनी को हिलाया, तुम जामुन को थोड़ा ना हिलाते हो, तुम तो टहनी को हिला रहे हो। अब टहनी से जुड़ी हुई है जामुन, टहनी कहेंगे जामुन जी हिलो, जामुन जी कहेंगे बल लग रहा है तुम पे, हम पे नहीं लग रहा, विराम में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, नहीं हिलेंगे। तो टहनी हिलती रहती है और जामुन नहीं हिलती है। बार बार कोई चीज़ ऐसी होगी तो डेफिनेटली वो तो टूट जाएगी बार बार ऐसे मुड़ के। अगर देखो जामुन जी साथ साथ हिलती तो ये कभी ना टूटती, लेकिन ये टूटती नहीं है, बस टहनी जी हिलती रहेंगी तो डेफिनेटली टूट जाएंगी। तो पेड़ को हिलाने पर पेड़ से फलों का या पत्तों का अलग होना किस घटना का उदाहरण है, विराम के जड़त्व का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि हाँ जी भैया ये बात मुझे समझ में आ गई है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे लिख दूंगा फिर। एक बार फटाफट से थम्स अप करो कि ये इसका तीसरा उदाहरण मुझे समझ में आ गया, कि पेड़ को हिलाने पर फलों का टूटना या अलग होना, यानी कि सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन शेकिंग। हिलाने का मतलब क्या होता है, शेकिंग, ऑन शेकिंग द ट्री। नोट हो जाए, समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करो, नोट और कर लो फटाफट। आपसे सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा आपसे पूछेगा कि अचानक बस चलने पर यात्री को पीछे झटका लगा, ये किस घटना का उदाहरण है। आपसे पूछेगा कि कंबल से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना किस तरह के जड़त्व का उदाहरण है, किस तरह के इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। आप कहोगे भैया विराम के जड़त्व का है, ठीक है। भाई वैसे तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है, बट एक साथी कह रहे हैं थोड़ा साफ लिखो, तो प्लीज़ एक बार बता दो आ, कि किसी और को भी राइटिंग में दिक्कत हो रही है। मेरे हिसाब से तो मैं मतलब खूब स्लो स्लो कर रहा हूँ,
और असल में ना इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाएं लिखनी होती हैं। अगर बहुत और ज़्यादा स्लो चला जाएगा तो बहुत सिलेबस स्लो हो जाएगा हमारा। सुमित भाई की बस दिक्कत आई है, और किसी को तो दिक्कत नहीं आई, एक बार बताना राइटिंग की। अगर सभी को दिक्कत है तो मैं और सुधारूं, हालांकि सुमित भाई को भी, तो फिर भी मैं सुधारूंगा। ठीक है, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। चलो, वैसे किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी मैं सुमित भाई और कर लेता हूँ, ठीक है। चलो। और वैसे ना मैं बोलता भी हूँ, अगर आप बड़े ध्यान से सुने तो मैं तो बोलता भी हूँ सभी अक्षरों को। मैं तो कर लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब तुम नौकरी में जाओगे ना, तब तुम्हें दिखाएंगे असल में राइटिंग तो। जितने बड़े स्तर पे जाओगे ना, जैसे हम लोग तो, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो सीओ वगैरह के लेटर आते हैं, सीओ आईएएस अधिकारी होते हैं। भाई साहब राइटिंग देखोगे ना तो उनकी पता है राइटिंग कैसी होती है। ये पूरा पेपर है ऐसे, जैसे कंपनी है, कंपनी को पता है कैसे लिखेंगे। ये लो, ये कंपनी हो गई। अगर आपको लिखना है, जैसे आज एक मैं वर्ड पढ़ रहा था, वो था कंसेंट। तो कंसेंट को कैसे लिखेंगे, ये लो, ये कंसेंट हो गया। इसको कैसे पता लगाओगे, आगे और पीछे के वर्डों को पढ़ पढ़ के पता लगाना पड़ता है, समझ में ही नहीं आता, सच में समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं समझ आएगा कि ये कंसेंट है। तो आगे के और पीछे के वर्डों को पता लगाता, पढ़ के पता लगाते हैं। जैसे एक शब्द था एफिडेविट, कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करना था, एफिडेविट, तो उन्होंने लिखा ऐसे, ये ऐसे कुछ ऐसे ही करके लिख रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था कि वी हैव टू फाइल ए, तो उसके आगे एफिडेविट ही होगा, ऐसे अंदाजा लगाना पड़ता है ना। चलो, तो मैं सुनता हूं, थोड़ा सा उस पर भी फोकस किया करो आप लोग। ये तो हो गया विराम का जड़त्व। अब देखते हैं दूसरा, कि दूसरा कौन सा जड़त्व है हमारा, गति का। लिखिए, गति का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। देखिए, गति का जड़त्व कौन सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन कौन सा है, कि जो वस्तु गति में रहना चाहती है, जो वस्तु गति में रहना चाहती है, जो वस्तु मोशन में रहना चाहती है, वो मोशन में ही रहे, मतलब जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। सिंपल ये बात है, सुनो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आपको बढ़िया आता है। एग्जाम्पल से समझ में, सुनिए। एक, अब उस बस में आपकी ससुराल की तरफ बस चल दी, बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी गति क्या है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई बस में आपकी गति क्या है, तो आप, बहुत सारे साथी तो ये कह देंगे जीरो, क्योंकि आप रुके हुए हो ना। नहीं, आपकी गति जीरो नहीं है, आप बेशक रुके हुए हो, लेकिन बस जितनी चाल से चल रही है गति आपकी भी उतनी है भाई साहब, क्योंकि 1 घंटे में आप भी तो 60 किलोमीटर चले, आपकी भी गति उतनी है। अब सुनो। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, मान लो कोई ब्रेकर आ गया, जानवर आ गया, बच्चा आ गया, कुछ भी, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो होगा क्या। देखो, यहां से नीचे का हिस्सा हमेशा बस के संपर्क में रहता है, बस की बात तुरंत मान लेता है। तो यहां से नीचे के हिस्से ने कहा ऊपर वाले हिस्से से, भैया रुको, बस ने ब्रेक लगाए। ऊपर वाला हिस्सा कहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में हूं, ऐसे थोड़ी रुक जाऊंगा, तुम होगे बस के गुलाम, हम नहीं है। तो ये एकदम से आगे जाता है। तो बस के अचानक रुकने पर यात्री को झटका कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि चलती बस के चक्कर में ये सोचता है भाई मैं तो गति में हूँ, और ये गति में रहेगा। लेकिन इतना आगे जाके इसको समझ में आ जाएगा तेरे अंदर इंजन नहीं था जो तू चल रहा था, ये तो बस का इंजन था, जब वो ही रुक गया तो भाई तेरे को भी रुकना पड़ेगा। तो बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगता है। ये किस घटना का उदाहरण है, ये है आपका गति के जड़त्व का, इनर्शिया ऑफ मोशन का। फटाफट से एक बार बताओगे, हाँ जी भैया क्लियर है। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगना, आगे झटका लगना, यानी कि फॉरवर्डेड जर्क, फॉरवर्ड जर्क एक्सपीरियंस्ड, फॉरवर्ड जर्क experienced by passenger on sudden stopping of बस। ठीक है, ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अच्छा,
अगला उदाहरण क्या है, देखिए एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जब आप चलती हुई बस से उतरते हो ना, हालांकि वो पेपर में नहीं पूछा जाता, जब आप चलती हुई बस से उतरते हो, मान लो आप हल्की सी धीमी धीमी चलती हुई बस से उतर गए या ट्रेन से उतर गए, तो अगर आप उसके साथ कुछ दूरी तक नहीं चलोगे तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आप मतलब वो गति में है, आप भी गति में थे, बट आपने उस गति को एक साथ जीरो करने की कोशिश की। कभी भी गति एक साथ जीरो नहीं हो सकती है, वो थोड़ी सी देरी से चल के ही स्लो होती है, ठीक है। हालांकि वो पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में पूछा जाने वाला उदाहरण ये है। एक बार फटाफट से थम्स अप करो, नोट हो गया हो तो। सर मोटिवेशन कीजिए दिलीप भाई। क्यों दिलीप भाई, आप रात के 9:30 बजे भी पढ़ रहे हो, ये कम मोटिवेशन है क्या? क्यों भाई, अगर आप 9:30 बजे पढ़ रहे हो तो कोई मोटिवेशन ही रहा होगा आपके पीछे। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? उत्साह। आपके अंदर पढ़ाई का उत्साह है ना। कोई ऐसा आदमी मुझसे मोटिवेशन मांगे कि जो पढ़ नहीं पा रहा हो, जो कह रहा है जी मैं तो खूब कोशिश कर रहा हूँ बट पढ़ नहीं पा रहा उसको तो मैं मोटिवेशन दूंगी, तुम्हें क्या मोटिवेशन दूंगा भाई, तुम तो हाईली मोटिवेटेड बच्चे हो। और देखो भाई, मैं ना थोड़ा सा ग्राउंड की बातें करने वाला आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातों में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो वो 4 लाइनों वाला मोटिवेशन तो मैं सॉरी नहीं दे पाता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 लाइनों वाला मोटिवेशन ना चंद समय का है। नहीं तो सोचिए कि आपने 10 दिन पहले 4 लाइन सुन के कोई मोटिवेशन लिया था, उसको कितने दिन तक याद रखा? आप लाइनों तक को भूल गए होगे, आप उन पंक्तियों तक को भूल गए होगे, मोटिवेशन तो छोड़ ही दीजिए। मतलब यार, मैं तो मानता हूँ कि हम तुम लोग जिस स्थिति में है ना, मैं हम तुम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की जैसी स्थितियों से निकला हुआ हूँ। कैसी स्थितियाँ हैं? किसान परिवार की स्थितियाँ, मध्यम से लोअर देन मीडियम परिवार की स्थितियाँ, कभी भी पैसे की तंगी आना, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, हम हमारी फैमिली। और ये किसान परिवार से हैं, खूब मेहनत की 6 महीने पिताजी ने खेतों में, लेकिन अंत समय पे बारिश आ गई, धूप पड़ गई, सूखा पड़ गया। जिससे पैसे उधार लिए थे वो तो आगे खड़ा हो जाएगा, उसको तो मांगना है। तुम पीछे खड़े हो, कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी को उल्टा पल्टा बोल रहा है, तो क्या इससे कम कोई मोटिवेशन है? बताओ। मैं मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, असल में ये स्थितियाँ ना हो तुम मुझे बता दो। भाई मैं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी ना वो शेर करता है या वो मेरी शेरनी करती है कि जो अपने परिवार की गरीबी की बेड़ियां तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। और हर परिवार में, हर पुश्तों में, एक पुश्त में ऐसा बच्चा पैदा होता है कि जो उस परिवार की गरीबी की बेड़ियां तोड़ता है। तो हमारे तो फैमिली को इतनी ज़रूरत है, हमारी हमारे तो मतलब परिवार को इतनी ज़रूरत है हमारी, है ना। गुरुजी, हर किसान गरीब नहीं होता। अरे मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि किसान चाहे 100 बीघे वाला भी सही, मैंने तो खूब देखा है, वो बेचारा फिर भी पैसे की तंगी ही रहती है उसके पास। क्योंकि फसल, मान लो उसने बहुत अच्छे से की, उसको एक अंदाजा लगा लिया उसने, और बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, सब फसल बर्बाद हो जाती है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार की स्थितियां हमारी ज़रूरत हैं। भाई इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन ना मिले तो एक काम कर लो कि अपनी स्टडी टेबल के सामने अपने माता पिताजी की तस्वीर लगा लो। मैं तो कहता हूँ कि आपको कोई एक सिंगल शब्द की भी ज़रूरत पड़ जाए, आप हर दिन उन्हें देखते रहो, बस ना पढ़ने का मन करे उन्हें देख लो, ना तुम 2 घंटे पढ़ जाओगे, है ना। तो हमारे परिवारों को तो, हम जैसे लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मोटिवेशन की, मतलब ऑप्शन ही नहीं है यार। इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, बताओ। मान लो तुम डिमोटिवेट हो गए, कुछ कर लोगे डिमोटिवेट होके? ज़िंदगी बेकार है। अरे डिमोटिवेट तो वो होते हैं कि भाई जिनके पिताजी के पास करोड़ों रुपए हैं, जो बिजनेस करवा देंगे, शोरूम खुलवा देंगे कपड़ों का। मेरे पिताजी तो मेरे लिए तो ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओ, वहाँ चले जाओ। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन जैसे शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में है सिर्फ और सिर्फ करके दिखाना। मेरे हिसाब से तो ये मोटिवेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो, तो भैया जी ये तो हो गया गति का जड़त्व। एक तीसरा जड़त्व आता है मेरे भाइयों, और ये है आपका दिशा का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। देखो दिशा का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन क्या होता है। आपकी साइकिल है, आप आपने साइकिल चलाई और आपने पैर ऊपर रख लिए डंडे पे। हम तो जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे, अगर लंबी लंबी सी एक हमारी सड़क थी, हम ऐसे ही करते थे। तो अब हमारी साइकिल अपने आप ही इसी दिशा में जाएगी, हमने बस हैंडल पकड़ना है, वो अपने आप ही चली जाएगी। क्या साइकिल अपने आप किसी और दिशा में मुड़ सकती है जब तक हम उस पर कोई ऐसे ऐसे ना करें? नहीं। तो जो वस्तु जिस दिशा में चलना चाहती है
वो उसी दिशा में चलना चाहेगी। इसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व। इससे कोई सवाल नहीं आता, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ ना, एक साथी कहते भैया इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया करो, मैं कह रहा हूँ इससे कोई सवाल नहीं आता, छोड़ दो इसको। मैं कहता हूँ यहाँ से 100% सवाल आता है तो इस पर स्टार लगा लो, खुद से कर लिया करो वो काम, है ना। तो दिशा का जड़त्व क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। जैसे साइकिल का एक दिशा में चलना, मैं समझाने के लिए बस ये लिख देता हूँ, ये कहीं भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। साइकिल का एक दिशा में चलना, इसका उदाहरण है साइकिल का एक ही दिशा में चलना, यानी कि मोशन ऑफ बाईसाइकिल, मोशन ऑफ बाईसाइकिल इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कि भैया साइकिल का एक ही दिशा में चलना, मोशन ऑफ बाईसाइकिल इन वन डायरेक्शन। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा इनर्शिया यानी कि जड़त्व। अब हम चलते हैं गति के पहले नियम पर। अगर नोट हो जाए तो फटाफट थम्स अप करना, फिर आगे चलेंगे। मेरी दीदी ने रेल रक्षक बैच से नोट्स बना रखे हैं, उस नोट से हो जाएगा। क्यों भाई, तुम दीदी के पढ़ा हुआ दिमाग तुम में आ जाएगा? मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बात ही कैसी पूछते हो यार, दीदी का दिमाग तुम्हारे अंदर आ जाएगा? क्यों भाई, दीदी का दिमाग आपके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नोट्स का मतलब होता है खुद से आप लिख रहे हो भाई, नोट्स कभी किसी और के पढ़ ही नहीं सकते हो आप, ये बड़ी गलतफहमी है। चलो, क्लियर है ना? ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं और चलते हैं गति के पहले नियम को समझते हैं। उससे पहले एक चीज और समझ लो, फोर्स। जड़त्व समझ लिया आज हमने, अब दूसरी चीज समझिए फोर्स यानी कि बल। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम एफ से। बल क्या है, देखिए बल की दो परिभाषाएं लिखवाऊंगा मैं। अगर आपको सिलेबस पता हो 9, 10, 11, 12 का, तो एनसीईआरटी का 9वीं क्लास का सिलेबस 11वीं में रिपीट होता है और 10वीं क्लास का सिलेबस 12वीं में रिपीट होता है। ठीक है, तो 9वीं क्लास के हिसाब से परिभाषा बता रहा हूँ, फिर आगे चल के 11वीं क्लास के हिसाब से बताऊंगा। अच्छी परिभाषा, पेपर में दोनों ही पूछी जाती हैं, कभी कोई कभी कोई। बल क्या है, आपसे पूछे कोई फोर्स क्या है, मैं सिंपल सी भाषा में ये कहूँगा कि देखो, अगर ये वस्तु रुकी हुई है और मैंने इस पर बल लगाया, बल का मतलब मैं अपनी मांसपेशियों से धक्का लगा रहा हूँ, या कोई जेसीबी आके इस पर धक्का लगा रही है, वही तो बल है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये वस्तु रुकी है तो बल इसको चला सकता है। बिल्कुल, ये बल की परिभाषा है कि भाई बल जो है वो रुकी वस्तु को चला सकता है। आप एग्री करते हो मुझसे? अच्छा, फिर मैं कहूं अगर ये वस्तु पहले से चल रही है, मान लो ऐसे ही चल रही है, इसमें इंजन लगा हुआ है उसकी वजह से ये चल रही है, मैंने इस पर ऐसे बल लगा दिया तो ये रुक जाएगी, यानी कि बल चलती वस्तु को रोक भी सकता है। अगर ये वस्तु इस दिशा में चल रही है ऐसे 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 ऐसे, और मैंने इस पर ऐसे बल लगा दिया तो अभी ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देगी, यानी कि बल दिशा को भी बदल सकता है। तो बहुत बेसिक सी परिभाषा क्या है बल की, कि बल वह कारक है जो, बल वह कारक है जो, बल वह कारक है जो, डैश लगाओ, जो रुकी वस्तु को चला दे, जो रुकी वस्तु को चला दे, चलती वस्तु को रोक दे, चलती वस्तु को रोक दे, या गति की दिशा परिवर्तित कर दे, गति की दिशा परिवर्तित कर दे। यानी कि फोर्स इज द रीजन, या फोर्स इज द कॉज, फोर्स इज द कॉज जो क्या कर सकता है, रुकी वस्तु को चला दे, यानी कि कैन मूव अ स्टॉप्ड बॉडी, कैन मूव अ स्टॉप्ड बॉडी, चलती वस्तु को रोक दे, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, गति की दिशा को परिवर्तित कर दे, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बल की परिभाषा है। क्लियर है? ये तो बड़ी बहुत आसान सी परिभाषा है। अब सुनो,
अब तुम इस स्तर पे आ गए हो कि तुम गति के पहले नियम को समझ सकते हो। अभी तक आपने किस किस को समझा है? तुमने समझा है बल को और जड़त्व को, आपने समझा है फोर्स को और इनर्शिया को। अब समझो जड़त्व को, वो गति के पहले नियम को। अब आएगा आपका गति का पहला नियम, लिखिए गति का पहला नियम। गति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या होता है गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहां थोड़ी सी जगह छोड़ देना। देखो गति का पहला नियम क्या कहता है, अब सुनो। न्यूटन साहब ने एक बात कही कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी कि जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। कि अ बॉडी इज इन रेस्ट until and unless an external force doesn't applied on it। या कोई वस्तु जब तक चलती रहेगी, मतलब पहली बात समझो, न्यूटन साहब ने कहा कि ये वस्तु रुकी हुई है तो ये तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पर बाहर से कोई बल ना लगे। बिल्कुल ठीक बात है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो चल देगी, नहीं तो रुकी ही रहेगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु चल रही है ना तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर बल ना लगे। ये कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे? तुम सोचोगे जी मान लो मैं जमीन पर एक बॉल लुढ़काता हूं तो ये तो कुछ देर जाकर रुक जाती है, ये हमेशा ही क्यों नहीं चल रही होती है? देखो उन्होंने ये भी तो कहा है कि जब तक उस पर बल ना लगे, तो वहां कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तुम कहोगे जी कोई नहीं लग रहा, मैंने तो बॉल लुढ़काई है, कोई बल नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अरे मेरे भाई घर्षण तो लग रहा है, फ्रिक्शन तो लग रहा है। अगर तुम घर्षण बल को हटा दो, इस सतह को पूरी चिकना कर दो 100%, जो कि संभव ही नहीं है, तो ये बॉल हमेशा 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 आगे तक लुढ़कती हुई चली जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बट न्यूटन साहब की बात तो ठीक है कि जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। अच्छा, और तीसरी बात कि जो चीज जो चीज सीधी चल रही है, जो चीज बिल्कुल सीधी चल रही है वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। यानी कि हमारी साइकिल सीधी ही चलती रहेगी, हमारी साइकिल सीधी ही चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दें, तभी तो वो मुड़ेगी। तो न्यूटन साहब कहते हैं अच्छा रुकना, चलना, दिशा में चलना, ये सब स्थिति में कह देते हैं हम इनको कि भाई पोजीशन है ये। मैं कहूंगा कि कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा। तो पोजीशन बनाए रखने से संबंध है कि रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, और जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। आ गई बात समझ में? तो लिखिए गति का प्रथम नियम क्या है। गति का प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जब तक कोई भी वस्तु तब तक कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यानी कि अ बॉडी will remains in its position until an external force does not applied on it। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? अच्छा अब एक बात सोचो तुम कि न्यूटन साहब ने कितनी चालाकी दिखाई है यहाँ पे। क्यों? अगर आप समझ पा रहे होंगे तो न्यूटन साहब ने केवल बल और जड़त्व को जोड़ दिया है। भाई जड़त्व क्या कहता है कि भाई रुके हैं तो रुके रहेंगे, और बल क्या कहता है कि रुके हैं तो चला देंगे। और न्यूटन साहब कहते हैं कि कोई वस्तु तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर बल ना लग जाए, जब तक उस पर फोर्स ना लग जाए। यानी कि कोई वस्तु तब तक जड़त्व में रहेगी तब तक उस पर बल ना लग जाए, कोई भी वस्तु तब तक इनर्शिया मेंटेन करेगी जब तक उस पर फोर्स ना लग जाए। सिर्फ इतनी सी बात कही है इन्होंने। तो मेरे भैया जी
इसलिए इस नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम भी होता है। सवाल आएगा गति के प्रथम नियम का अन्य नाम, इसलिए मैंने जगह छुड़वाई थी। इसी को हम जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो आप कहोगे इसी नियम से मिलती है। ठीक है, तो लिखिए बल की परिभाषा, बल की परिभाषा इसी नियम से मिलती है। बल की परिभाषा इसी नियम से मिलती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज obtained फ्रॉम दिस लॉ। ठीक है, कुछ साथियों के दिल में दर्द होगा, भैया हमने तो दूसरा नियम पढ़ा था F बराबर m में, उसमें आता है बल, तो ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो बल का सूत्र आपको दूसरे नियम से मिलता है, लेकिन परिभाषा पहले नियम से मिलती है। ठीक है, तो भाई साहब अगर मतलब आप कंसंट्रेट होकर समझेंगे ना, तो चीजें इतनी गजब हैं, इतनी शानदार वाली, आपको मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने गति के पहले नियम को पढ़ा। अब क्या क्या पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, गति का पहला नियम पढ़ लिया। कल को हम शुरू करेंगे गति के दूसरे नियम को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथियों को, हाँ जी बताइए क्या डाउट है। हाँ 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 सर, सॉइल का हवा में उड़ना कौन सा मोशन है। सॉइल का हवा में उड़ना, तो मुझे ये पूछो कि भाई आप कौन से मोशन की बात कर रहे हो, मतलब ऑप्शन दो ना मुझे, क्योंकि आपने देखा ना मोशन तो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। ये तो वैसे रैंडम मोशन है, अगर भाई सॉइल अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, मान लो बवंडर आ गया गोल गोल घूम रही है, तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर मान लो धूल का कण अपनी ही जगह पे घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन है। वैसे ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं। देखो हमारे दिमाग में जितने सवाल उत्पन्न होते हैं ना, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, ये खाली हमारी उत्सुकताएं हैं, एक्साइटमेंट हैं। पेपर में अगर पहले आप क्या किया करो कि यहाँ से पढ़ने के बाद ना ये देखो पेपर में क्या सवाल आया है, 100% बन जाएगा आपसे। अगर कुछ ऐसा सवाल है कि नहीं बन रहा तब मुझसे कहो, ठीक है जी। एप्लीकेशन लॉकर कब से चालू हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या कह रहे हैं आप। आंख से आंसू आना किस प्रकार का जड़त्व है, भाई ऐसा आज तक कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। आंख से आंसू का आना, देखिए जड़त्व का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब क्या है कि भाई कोई वस्तु जैसी है वो अपनी स्थिति में रहना चाहती है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक वस्तु के लिए हम जड़त्व का प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गति का जड़त्व कह दो कि भाई गति में है तो आंसू गति में ही रहना चाहता है, गति का जड़त्व कह सकते हो, लेकिन इससे कोई सवाल नहीं आता। रिव्यू में मोशन बताए कहाँ, अब सुनोगे नहीं तो ऐसे ही डाउट बनेंगे मेरे भाई आनंद। मैंने कहा था कि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। F बराबर m में क्या होता है मिक्की, ये हम कल पढ़ेंगे। सेकंड लॉ का है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि यहाँ आप कंफ्यूज ना हो। अरे एफ और, अबे भैया इसको काट दो यार, ये तो बस मैंने समझाने के लिए कि इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बस मैंने यहाँ बता दिया, ये तो दूसरे नियम का हिस्सा है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको संडे मिलना शुरू हो जाएगा, अंकित भाटी सर उसको बता देंगे। लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब है एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे, कोई बात नहीं, लगता है खैर कि इतने छोटे छोटे डाउट बच्चे कैसे पूछ सकते हैं, बट कोई बात नहीं, डाउट होते हैं उनके तभी तो पूछते हैं। फिर भी आप कोशिश करो कि जितना स्लाइड पे लिखा है ना, स्क्रीन पे लिखा है, आप उतना पूछें। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी एक्साइटमेंट, आपका सवाल होगा कि भाई विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम तो पूछेंगे। असल में ना बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब जानने के लिए भी आपका लेवल एक निश्चित होना चाहिए, एक फिक्स लेवल आपका होना चाहिए। फिक्स लेवल का मतलब है कि भाई देखो फिजिक्स इतनी सी तो है नहीं, फिजिक्स आपकी आप 12th में भी पढ़ते हो, 9th में भी, 10th में भी पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, एमएससी पीएचडी में भी, तो लेवल बढ़ता चला जाता है। तो बड़े लेवल की चीज़ें जानने के लिए हमें बड़े लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो वो यहाँ हमारे पास ना समय है, ना एनर्जी है, ना टाइम है। 2 महीने में 25 क्लास में 30 क्लासों में थोड़ा ना समझ पाएंगे उसको। गति के नियम का वर्ष क्या है, अब भाई ये देखो, या तो तुम बीच में से जोड़ते हो या पता नहीं मतलब कैसे डाउट होते हैं तुम्हारे। ये वर्ष छोड़ो, मैंने दिन तक बताया है आपको, महीना तक बताया है। आप देखो तो सही एक बार, गति के नियम 5 जुलाई सन 1687 बताया मैंने आपको। हाँ मतलब मैं कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे डाउट नहीं बचने चाहिए। आप शुरू से जुड़े हैं तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी ये बात।
देखो एक एक बड़ा दर्द ये भी होता है कि मेरे कमेंट का तो रिप्लाई आप देते नहीं हैं। भाई कमेंट इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं, आप यहाँ पर आके कभी देखना। तो बिल्कुल कोशिश वो होती है कि भाई जो टॉपिक से रिलेटेड कमेंट हैं। अब कोई साथी जैसे कह रहे हैं कि जी मेरे गर्लफ्रेंड की शादी नहीं हो रही है, मतलब आप आगे देखना, आप समझोगे कि यार तुम पता है तुम यहाँ आके खड़े होकर देखोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा यार तुम अपने कि मास्टर जी तुम अपने पेशेंस को कैसे बनाए रखते हो, तुम अपने धैर्य को कैसे बनाए रखते हो यार, ऐसी ऐसी बातें सुन के तुम भाई साहब लड़ पड़ोगे बच्चों से। जब यहाँ बातें सुनोगे, हाँ हाँ कोई कह रहा है जी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी नहीं हो रही है, मतलब ऐसे मन में ये आता है आएगा तुम्हारे में कि यार ये आदमी यार रात को तुम भी खड़े होकर पढ़ा रहे हो, ये भी पढ़ रहा है, फिर ये बात कोई पूछने की है, तुम भी ये कहोगे। लेकिन आपने देखा होगा भाई, मैं तो कभी ऐसी बातों पर ना ध्यान देता ना आपके लिए गुस्सा होता। लेकिन फिर ऐसे मत कहा करो जी तुम हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो, इनको पढ़ के क्या किया जाए बताओ, अपना टाइम वेस्ट, तुम्हारा टाइम वेस्ट, बाकी का टाइम वेस्ट। चलो अच्छे से ना रिवाइज जरूर करके आना, तभी आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम समझ में आएगा। हर मेरी अगली क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से रिवीजन करके आना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।